औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीए रिजवी ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक लॉ से ही रिलेटेड है, लेकिन ये इसलिए बहुत ही अहमियत का हामिल हमारा ये लेक्चर है। ये जो आज हम अपनी वीडियो लॉ के हवाले से एक बुनियादी अहमियत के हामिल टॉपिक के हवाले से बना रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि LLB करने के बाद, कानून की डिग्री हासिल करने के बाद एक नौजवान के पास जब आफ्टर ग्रेजुएशन या अब FA के बाद 5 साल कोर्स करके भी एक प्रोफेशनल नौजवान को डिग्री दी जा रही है ताकि वो अपनी अमली जिंदगी का आगाज कर सके। तो इस लिहाज से आज की हमारी ये वीडियो इसलिए भी अहम है कि इसमें हमने ये देखना है कि जब एक नौजवान आफ्टर FA 5 साल लॉ का LLB का कोर्स पास करके जब फील्ड में आता है तो उसके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और उम्र के किस हिस्से तक वो अपॉर्चुनिटीज उसे मिलती रहेंगी या उसके लिए बरकरार रहेंगी, ये उसी पर ही डिपेंड करता है कि वो इस फील्ड में कितनी मेहनत करके कौन से स्टेप पर जाकर कौन सी बड़ी या कौन सी रेलिवेंट जिससे मुतल्लिक उसके अंदर स्किल होगी जिस फील्ड से, क्योंकि जब आप लॉ करके आते हैं तो इसके बाद खुद इसका बहुत बड़ा स्कोप है एक प्रैक्टिस में कि एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर जब आप किसी कचहरी में आते हैं, किसी बार एसोसिएशन के जब आप मेंबर बनते हैं तो आप उसके एक वोटर मेंबर होते हैं। 2 साल के बाद अगर आप प्रोफेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते और जुडिशरी की तरफ आना चाहते हैं तो महज 2 साल की प्रैक्टिस के बाद बार में एज एन एक्टिंग एडवोकेट किसी भी अपने टीचर के साथ अप्रेंटिसशिप करके 6 माह की, उसके बाद जब आप लाइसेंस बनवाने के अहल हो जाते हैं, उस लाइसेंस बनवाने के बाद 2 साल का जो अरसा है वो रिक्वायर्ड है। सबसे पहला स्टेप अगर आप शुरू में ही ये तय कर लें कि प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं करना, वकील नहीं बनना, बल्कि जॉब की तरफ आना है, क्योंकि हमारे माशरे में ना सिर्फ एक नौजवान की बल्कि वो नौजवान जिस घराने का फर्द होता है तो उसको तरबियत में ये बात डाल दी जाती है कि बेटा आपने जितना जल्दी हो सके नौकरी करनी है, गवर्नमेंट सर्विस करनी है, क्योंकि हमारे माशरे में चाहे आज गवर्नमेंट जिस सतह पर भी है लेकिन फिर भी हमारे नौजवानों में गवर्नमेंट नौकरी का चार्म ज्यादा है। वो इसलिए कि इसमें मुस्तकिल मिजाजी वाला उनसर शामिल है। इसमें एक तो उसका बुनियादी सबसिस्टेंस जो है वो चलता रहता है और वो एक सिविल सर्वेंट लॉ है जिसे वो डील करता है और इस तरह उसकी नौकरी किसी हद तक सिक्योर होती है। तो बात हो रही थी कि एक नौजवान जब LLB की डिग्री लेकर आता है तो वो आते ही 2 साल बाद प्रैक्टिस करने के फौरन बाद सिविल जज के एग्जाम दे सकता है। उसके बाद अगर वो फैसला ये अपना 10 साल प्रैक्टिस कर लेता है और ये फैसला लेता है कि मैंने सिविल जज अपॉइंट नहीं होना बल्कि मैंने ASJ, वो 20 की ग्रेड में सीट है, जिस तरह आप एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के इख्तियारात हैं सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में, CRPC में या CPC में या ईस्टा कोड में, तो आप 10 साल की प्रैक्टिस के बाद एज एन एडिशनल सेशन जज आकर अपनी गवर्नमेंट सर्विस का, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का हिस्सा बनते हुए अपनी सर्विस का आगाज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने लॉ में ही रहना है, प्रैक्टिस ही करनी है, तो फिर उसमें बहुत सारी फील्ड हैं। आमतौर पर 2 फील्डों को समझा जाता है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में जहां सिविल मुकदमात होते हैं, लोगों के
दीवानी अदालतों में केस चलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत, जिसमें उनकी राइट्स और उनकी ड्यूटीज को डिटरमिन किया जाता है। उनकी डिस्प्यूट विद द ऑर्डिनरी सिटीजन या उनका डिस्प्यूट अगर गवर्नमेंट के किसी इदारे के साथ है, किसी महकमे के साथ किसी का अग्रीमेंट्स है, तो वो आकर सिविल कोर्ट में अपनी दाद रस्सी हासिल कर सकता है। तो दीवानी की मुकदमात सिविल लॉ डील करता है। और इसी तरह अगर वो कोई प्रैक्टिस नहीं करना चाहता बल्कि वो कहता है कि मैं फौजदारी प्रैक्टिस करूंगा, तो उसके लिए क्रिमिनल साइड है कि जिसमें एक किसी पर एफआईआर होती है, मुकदमा दर्ज होता है, तो उससे फौरन 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। वहीं से ही वकील का रोल शुरू हो जाता है और मुलजिम आपको अपना एज डिफेंस काउंसिल अपॉइंट करता है और आप रिमांड से लेकर उसकी ट्रायल की सजा तक आप उसकी वकालत करते हैं एज एन प्रोफेशनल एडवोकेट, और आप फौजदारी का शोबा भी अपना सकते हैं। इसमें स्कोप आपके लिए पहले 2 साल बाद एज ए सिविल जज है और 10 साल की प्रैक्टिस के बाद एज एन एडिशनल सेशन जज के तौर पर है। अगर आप उस वक्त तक इतनी अपनी प्रैक्टिस लेकर चलते हैं कि मैंने डायरेक्ट हाई कोर्ट का जज बनना है, ऑनरेबल जस्टिस बनना है, तो फिर आपको 15 साल प्रैक्टिस करनी होगी, जिसमें 10 साल की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट के तौर पर, और अपना कैरेक्टर और इंटेग्रिटी को शेक नहीं होने देना और मुखलिसाना तौर पर, और प्रैक्टिस भी प्रोफेशनल एज एन लॉयर ईमानदारी के साथ करते हुए बार में अपना एक मकाम बनाना है। और उसके बाद कोई इम्तिहान नहीं, कोई पेपर नहीं। आपको अगर आप ये समझे जाते हैं कि बार के, सिविल के या फौजदारी के आप टॉप के लॉयर हैं और इंटेग्रिटी भी ठीक है, कैरेक्टर भी ठीक है, तो फिर आपको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए आपको नामजद कर दिया जाता है, एलिवेट किया जाता है, एज एन जज ऑफ हाई कोर्ट, ऑनरेबल जस्टिस बना दिया जाता है। और ये मैं समझता हूं कि ये वकालत की मिराज है कि अगर कोई वकील 15 साल 10 साल की प्रैक्टिस हाई कोर्ट की करके उसके बाद अगर डायरेक्ट वो हाई कोर्ट का जज, क्योंकि कानून में हाई कोर्ट के जज का फैसला कानून है, इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का फैसला कानून है, तो कहते हैं कि जज चाहे घर में बैठा हो, अदालत में बैठा हो या गाड़ी में मौजूद हो, कहीं सफर कर रहा हो, तो वो जज है, 24 घंटे जज है। और वो यही जस्टिस साहबान हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस हैं। इनके फैसले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 201 के तहत सुप्रीम कोर्ट के और 189 के तहत हाई कोर्ट के फैसले तमाम मातहत अदालतों पर और तमाम शहरियों पर बाइंडिंग है, और इसी तरह तमाम महकमों पर, हत्ता कि हुकूमत स्टेट इटसेल्फ बाउंड टू ओबे एंड कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड हाई कोर्ट ऑफ एनी प्रोविंस। तो हम बात कर रहे थे कि एलएलबी के बाद एक नौजवान अपने आप को किस तरह और किस शोबे में लेकर चले कि उसकी आने वाली जिंदगी में वो अपना नाम भी बना सके, वो पैसा भी कमा सके। और इसमें भी कोई शक नहीं, अगर प्रैक्टिस चाहे सिविल हो चाहे फौजदारी हो, ये 2 बुनियादी शोबे, उसके बाद टैक्स का शोबा है, इसकी तो बार ही अलहदा होती है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा सेक्टर बड़े शहरों कराची, फैसलाबाद, पिंडी, लाहौर, इन जैसे शहरों में फिर कमर्शियल लिटिगेशन है, वहां कारपोरेट प्रैक्टिस है, वो एक अलहदा शोबा है। और इसी तरह आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां पूरी दुनिया में ऑनलाइन कारोबार हो रहा है, तो ये प्रैक्टिस एक अलहदा फील्ड है। और इसमें भी ना सिर्फ मुल्की सतह पर लेकिन इंटरनेशनली सतह पर भी आप वकालत कर सकते हैं और अपना नाम, पैसा और इज्जत कमा सकते हैं। इसके अलावा ये तो बात हो गई कि एक नौजवान जब एलएलबी करने के बाद या एलएलबी के दौरान वो सोचने लग जाता है कि अब मेरा फ्यूचर क्या है, मैं प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद कैसे अपनी अमली जिंदगी का आगाज करूंगा और किस तरफ जाऊंगा। तो आज का हमारा ये लेक्चर, हमारी ये वीडियो
उन तमाम नौजवानों के लिए, क्योंकि आज के इस दौर में वैसे भी लॉ, कानून, चाहे वो आम शहरी हो, कोई कारोबारी हो या कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो, तमाम के लिए कानून का जानना, बेसिक लॉ का पता होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह एलएलबी के नौजवान जो एलएलबी कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, अब अपनी अमली जिंदगी का आगाज कर रहे हैं, तो वो किस तरफ जाए, किस तरफ कैसे अपने प्रोफेशन का आगाज करें, उस बारे में हमने ये वीडियो बनाई और हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस टैक्स में भी है, कंज्यूमर की भी प्रैक्टिस है, कमर्शियल की भी है, नॉन कमर्शियल की भी है, और इसी तरह न सिर्फ नेशनल सतह पर बल्कि एडीआर, कमर्शियल और ऑनलाइन कारोबार में इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो आप न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में अपना मकाम पैदा कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे कि इस प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ आप सिविल जज या एडिशनल सेशन जज का एग्जाम नहीं दे सकते, बल्कि और भी बहुत से एग्जाम हैं जो आप कानून की डिग्री के जरिए ही दे सकते हैं, और आप मुख्तलिफ महकमों में बतौर लीगल एडवाइजर, बतौर डायरेक्टर लीगल, चाहे नैब का शोबा हो, चाहे एफआईए का शोबा हो, चाहे पुलिस का शोबा हो, या इसी तरह और बहुत से मामलात, इसी तरह लॉ एंड जस्टिस की जो मिनिस्ट्री है उसमें, इसी तरह पार्लियामेंट में, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी वैकेंसीज रिगार्डिंग लॉ आती रहती हैं। पीपीएससी के एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंटल के एग्जाम होते हैं, और ये वो वाहिद ऐसा प्रोफेशन है एलएलबी का कि जिसमें नौजवान जो एलएलबी कर रहा है या कर चुका है उसको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं कि मैं ओवर एज हो जाऊंगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो वाहिद शोबा है कि जिसमें अगर उम्र 50 साल भी हो तो आपको गवर्नमेंट का बहुत कोई आला ओहदा मिल सकता है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है या अच्छी जॉब लीगल साइड पर की हुई है और इंटेग्रिटी में, करैक्टर में और कॉम्पिटेंसी में, लॉ में एक नाम बना हुआ है, तो फिर वो आपको बहुत बड़ा ओहदा भी दे सकते हैं। इसी तरह जहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में वो 17 में भर्ती होकर आ रहे हैं जो सिविल कोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 18 में डीडीपीपीज आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो एडिशनल सेशन जज एंड सेशन कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसिक्यूशन को, स्टेट को, और इसी तरह एपीजी, डीपीजी 19 में, 20 में डायरेक्ट एएजी के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, और इसी तरह फेडरल की तरफ से अटार्नी मुकर्रर होते हैं, असिस्टेंट अटार्नी मुकर्रर होते हैं 19 में, 20 में, और उनकी तनख्वाहें जो लॉ ऑफिसर चाहे प्रोविंशियल के हों या फेडरल के हों, जो गवर्नमेंट को, जो प्रोसिक्यूशन को हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तनख्वाहें, उनकी मरातें बहुत अच्छी हैं, और एक हाई कोर्ट के जज के बराबर तकरीबन वो तनख्वाह लेते हैं और बहुत सी मरातें एंजॉय करते हैं। तो इस तरह आज की हमने इस मुख्तसर वीडियो में एक ओवरऑल लॉ का जायजा लिया, लॉ की प्रोफेशनल डिग्री का, कि अगर कोई नौजवान एलएलबी करना चाहे या जो कर रहा है या जिसने कर लिया है, तो अब उसको किस तरफ जाना है, किस तरह वकील बनना है। और आइंदा हम अपनी वीडियोस में ये जो हमने सीरीज शुरू की है, हम ये बताएंगे कि अगर सिविल प्रैक्टिस की तरफ जाना है तो फिर आपको आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, फिर आपका मोड ऑफ परसेप्शन क्या होना चाहिए, और इसी तरह अगर आप क्रिमिनल तरफ जाना चाहें तो फिर आपको क्या करना चाहिए, और इसी तरह अगर आप एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ना सिर्फ पाकिस्तान की सतह पर और इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर करना चाहें तो फिर आपको कैसे और किस तरह से जाना होगा और वो लाइन ऑफ एक्शन पकड़ने की जरूरत है।
तो इसी के साथ ही आज की हमारी ये मुख्तसर वीडियो ख़त्म हुई और इसमें हमने ला की अहमियत का जायज़ा लिया कि LLB की डिग्री अब बहुत ही एक अहमियत की हामिल डिग्री है और एक ऐसी प्रोफेशनल डिग्री है जो इसको ओवर एज नहीं होने देती। उम्र के किसी हिस्से में भी आपको बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी और एक बहुत बड़ा ऑफिसर मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये डिग्री बहुत अहम है और आइंदा सीरीज में हम इसके और मुख्तलिफ डायमेंशंस का जायजा लेंगे। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।